नमस्कार। आज हम जिम्बाब्वे की मरंगे डायमंड फील्ड्स पर बात कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो एक ऐसी कहानी बताती है जहां जमीन से तो हीरे निकले, पर साथ में बहुत संघर्ष और विवाद भी पनपा। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े हीरा क्षेत्रों में से एक है ये। 2006 में जब इसकी खोज हुई तो लगा कि जिम्बाब्वे की किस्मत बदल जाएगी। हाँ, उम्मीद तो यही रही होगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ये जगह बहुत जल्दी ही हिंसा और मानवाधिकार हनन का कह सकते हैं एक केंद्र बन गई। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और समझते हैं। मतलब कैसे ये सब शुरू हुआ, 2006 में खोज के बाद सरकार ने शुरू में क्या किया? देखिए, जैसे ही पता चला, हजारों की तादाद में आम लोग, जिन्हें आर्टिसनल माइनर्स कहते हैं, वो खुद ही वहां पहुंच गए हीरे निकालने। सरकार ने जिम्बाब्वे माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी ZMDC उसके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की, पर स्थिति हाथ से निकल गई। तस्करी, अफरा तफरी वो सब होने लगा। अच्छा, मतलब शुरुआती कंट्रोल बिल्कुल फेल रहा और फिर वो खबरें आईं कि 2008 में सेना भेजी गई। हाँ, 2008 के आखिर में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन हाकू जोकवी। और जो मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि यह दौर बहुत हिंसक था। सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगे, बहुत ज्यादा बल प्रयोग, हत्याएं और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन। और यहीं से वो ब्लड डायमंड्स वाली बात शुरू हुई है ना? क्या दुनिया भर में इस पर ध्यान गया? बिल्कुल। इसी हिंसा की वजह से ये हीरे एकदम बदनाम हो गए। और फिर किम्बरली प्रोसेस जो संस्था है ना, जो ये देखती कि खूनी हीरों का व्यापार ना हो। हाँ, KPCS। जी, तो KPCS ने मरंगे से आने वाले हीरों के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी। लेकिन वो रोक हमेशा नहीं रही। मैंने सुना है 2011 में शायद फिर से बेचने की इजाजत दे दी गई और उस पर काफी विवाद भी हुआ था। सही कहा, बहुत विवादास्पद फैसला था वो। एक तरफ ये कहा गया कि भाई जिम्बाब्वे को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने का मौका मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ आलोचक कह रहे थे कि जब तक मानवाधिकारों की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक इजाजत देना किम्बरली प्रोसेस के अपने ही उसूलों के खिलाफ है। और ये बहस आज तक चलती है। और इसके बाद सरकार ने अपना तरीका भी बदला। 2016 में एक नई कंपनी बनाई गई, जिम्बाब्वे कंसोलिडेटेड डायमंड कंपनी ZCDC, और प्राइवेट कंपनियों को हटा दिया गया। हाँ, ZCDC बनाई गई। दावा यह था कि अब एक ही सरकारी कंपनी होगी तो ज्यादा पारदर्शिता रहेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? देखिए, दावे अपनी जगह हैं, पर आलोचक मानते हैं कि इससे सरकारी कंट्रोल और मजबूत हो गया, लेकिन पारदर्शिता में कोई खास सुधार नहीं आया। भ्रष्टाचार और कमाई कहाँ जा रही है, इस पर सवाल उठते ही रहे। और इस सब का इतनी उथल-पुथल का वहां रहने वाले आम लोगों पर क्या असर पड़ा? क्या उन्हें इस दौलत से कुछ मिला? असल में रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि उन्हें बहुत कम फायदा हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि जिंदगी बेहतर होगी, काम मिलेगा, विकास होगा, पर मिला क्या? विस्थापन। उनकी जमीनें छिन गईं, माइनिंग से प्रदूषण फैला और ऊपर से सुरक्षा बलों की हिंसा का डर। कई रिपोर्ट्स में लोगों की निराशा साफ दिखती है, जैसे किसी ने कहा हो, हीरे हमारी जमीन से निकले पर हमारे हिस्से तो सिर्फ धूल आई। तो ये कहानी मरंगे की हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ हीरों की चमक की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सटीक उदाहरण है जिसे रिसोर्स कर्स कहते हैं, संसाधन अभिशाप। कि कैसे प्राकृतिक दौलत अगर सही तरीके से संभाली ना जाए, अगर हिंसा हो, पारदर्शिता ना हो, तो वो वरदान के बजाय श्राप बन जाती है। मरंगे इसका एक दुखद प्रतीक है। स्थानीय लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई और देश को भी वो आर्थिक फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किम्बरली प्रोसेस जैसे सिस्टम की कमजोरियों को भी दिखाया, खासकर जब बड़े देशों के अपने हित सामने हों। ZMDC से लेकर ZDC तक सरकारी नियंत्रण और पारदर्शिता पर लगातार सवाल बने रहे। हाँ, ये वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और यहीं हम शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या मरंगे के हीरे कभी अपने इस इतिहास के बोझ से आजाद हो पाएंगे? क्या वो कभी सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर के तौर पर देखे जा सकेंगे, या उन पर हमेशा इस संघर्ष और खून के धब्बों का साया रहेगा? ये सवाल सिर्फ जिम्बाब्वे का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी ऐसे संसाधन हैं, उनके प्रबंधन और उनसे जुड़े मानवीय मूल्यों पर सोचने को मजबूर करता है।